हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के हमारे वीडियो लेक्चर है 30 और थंबनेल पर मैं ये डाल देती हूं, वहां पर एग्जैक्ट आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। और वैसे ही बिल्कुल सही है, क्लास नंबर 29 जो है वो मैंने कल रात को अपलोड कर दी थी और उसमें हमने भवानी प्रसाद मिश्र की 2 कविताएं पढ़ाई थी, गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो देख ले, क्योंकि वो रात को मैंने 9:30 बजे अपलोड की थी, कल दिन में नहीं कर पाई थी। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें। और उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की जो 29 क्लासेस मैंने डाली हैं वो आप सभी ने देख लिए होंगी और अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। ठीक है, अगर मैंने अपने चैनल पर असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट में आपको वो सभी क्लासेस मिल जाएंगी जो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 HPSC के द्वारा जो भर्ती निकाली गई हैं उनसे रिलेटेड सारी वीडियो, रिलेटेड नहीं, उसके HPSC के द्वारा दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी वीडियो मैंने उस प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखे हैं, तो आप वहां से देख लें। फिर भी मेरे पास कमेंट आ रहा है कि मैम सिलेबस बताइए, तो इसका मतलब ये कि आप वीडियोस को नहीं देखते हैं, आप प्लेलिस्ट भी चेक नहीं करते हैं, सीधा आप कमेंट करते हैं। तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मुक्ति बोध, और मुक्ति बोध के बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा धूमिल। ठीक है, तो मुक्ति बोध की कुछ एक कविताएं आपके सिलेबस में दी गई हैं। तो यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम। तो यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत जो मुक्तिबोध का नाम दिया गया है उसकी सिर्फ 3 कविताएं आपके सिलेबस में हैं, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। तो 3 कविता हम आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि इन कविताओं का सार क्या है, क्या कुछ मुख्य बात है इसमें। तो वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे वो सभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और UGC नेट वालों के लिए भी। UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर सेम सिलेबस यहाँ पर HPSC ने दिया है। तो सबसे पहले नाम जान लेते हैं कि जो मुक्ति बोध है इनका पूरा नाम क्या है। गजानन माधव मुक्ति बोध, ये इनका पूरा नाम है। तो पूरा नाम भी आपको लिखना चाहिए और जो कमेंट में मैं प्रश्न देती हूँ तो उसमें भी आपको हिंदी में ही टाइप करना चाहिए, क्योंकि आप हिंदी विषय के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप जानकारी ले लेते हैं मुक्ति बोध जी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको इनका पूरा नाम बताया कि इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। अब गजानन माधव मुक्ति बोध जी को किस प्रकार का कवि कहा जाता है? ये भी तार सप्तक के कवि हैं और पहले ही सप्तक के अंदर इनका नाम आता है। जैसे कि तार सप्तक के बारे में जब मैंने कल भवानी प्रसाद मिश्र पढ़ाया था तो उसमें पूरी डिटेल से मैंने आपको प्रयोगवाद के बारे में बताया था कि प्रयोगवाद की जो प्रारंभ है वो तार सप्तक आगे के संपादक में होता है और वहीं से प्रयोगवाद की शुरू होती है। और प्रयोगवाद शब्द जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी का एक निबंध है, प्रयोगवाद रचनाएं, उस निबंध में से प्रयोगवाद शब्द लिया गया है। सबसे पहले वहां पर इसका जिक्र मिलता है। तो ये सारी बातें पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे मुक्तिबोध, और मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। अब जो भी बात मैं बोलती जा रही हूँ आप उसे नोट डाउन करते जाएं। अब गजानन माधव मुक्तिबोध जी को किस प्रकार का कवि कहा जाता है? तो इनको गहन इंद्रिय बोध का, गहन अनुभूति, यानी कि अनुभूति काफी प्रबल है इनकी, गहन अनुभूति और इंद्रिय, तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। तीव्र इंद्रिय बोध का, ये आप नोट डाउन कर ले, मैं बोल रही हूं, तीव्र इंद्रिय बोध का कवि इन्हें कहा जाता है। अब मुक्ति बोध जी की 2 काव्य कृतियां हैं जो प्रकाशित हुई और काफी प्रसिद्ध हुई। तो एक तो है चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है ये इनके काव्य संग्रह हैं और ये 1964 में प्रकाशित हुआ था ये काव्य संग्रह। दूसरा इनका काव्य संग्रह है भूरी भूरी खाक धूल। ध्यान से नोट करते जाना, भूरी भूरी खाक धूल। तो ये इनका दूसरा महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है और ये 1980 में प्रकाशित हुआ था। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाकदूल, ये 2 काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हुए और दोनों ही काफी महत्वपूर्ण रहे। अब अगर इनकी कुछ महत्वपूर्ण कविताओं पर चर्चा करें तो वो है भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। ये इनकी काफी महत्वपूर्ण कविताएं हैं जो आपके सिलेबस में भी दी गई हैं। ठीक है, अब इसमें ना एक, जब हम मुक्तिबोध जी के बारे में पढ़ेंगे तो एक शब्द हमारे पास बार बार आएगा,
इसका मतलब हम शुरू में ही समझ लेते हैं, जिसे फेटेंसी कहते हैं। फेटेंसी जो शब्द है वो आपके पास बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो फेटेंसी का अर्थ होता है कल्पना। एक तरीके से आप इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो मुक्तिबोध जी थे वो गहन अनुभूति के कवि थे। तो जहाँ पर अनुभूति होती है उसके साथ कल्पना भी होती है। तो फेटेंसी का अर्थ है कल्पना, और इस फेटेंसी के अंतर्गत भाव पक्ष जो होता है ना वो प्रधान होता है। भाव पक्ष क्या होता है? प्रधान होता है। और ये जो भाव पक्ष है यही इस कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करता है। जो भाव पक्ष है, मैंने बताया कि फेटेंसी के अंदर भाव पक्ष की प्रधानता होती है, और ये जो भाव पक्ष है वो कल्पना को उत्तेजित करके और फिर क्या करते हैं, बिंबों की रचना की जाती है। और जो बिंब होते हैं ना वो हमारे सामने किसी भी वस्तु का ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करते हैं कि आपको तुरंत जो है ना उस चीज का जो रहस्य है वो समझ में आपको आ जाता है। देखो थोड़ा सा और देखते हैं, जैसे कि भाव। अब भाव से क्या है, कवि ऐसे भावों को अपनी कविता में उद्घाटित करता है कि उन भावों को पढ़ते पढ़ते और आप कल्पना लोक में पहुंच जाते हैं। कल्पना करने लगते हैं कि हाँ भाई कवि ये बात कह रहा होगा, और कल्पना करते करते फिर क्या करते हैं कि जो भाव पक्ष है वो कल्पना के साथ बिंब बनाने लग जाता है आपके दिमाग में। और जब बिंब बनने लग जाते हैं मतलब उस चीज का, उस भाव की एक तस्वीर से आपके दिमाग में बनने लगती है, उसे बिंब कहते हैं। और बिंब जो है ना किसी भी वस्तु का मूर्त रूप, एक मूर्त होता है एक अमूर्त। मूर्त जो आपको दिखाई दे रहा है और अमूर्त जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मूर्त विधान उपस्थित कर देता है। जो बिंब होते हैं वो आपके सामने उस भाव का मूर्त विधान उपस्थित कर देते हैं। ठीक है, तो ये फेटेंसी आप समझ गए होंगे। तो फेटेंसी का शब्द आपको ध्यान से समझना है, और ये हमने गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनको जानना जरूरी था। तो ये ध्यान रखना है कि गजानन माधव मुक्ति जी को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। अब इनकी 3 कविता हैं, भूल गलती। तो ये कविता इनके कौन से काव्य संग्रह में तो ये तीनों ही कविता, इनमें कोई ज्यादा आपको याद नहीं रखना है कि मुक्तिबोध जी की जो 3 कविताएं आपके सिलेबस में दी गई हैं, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, ये तीनों ही कविताएं एक ही काव्य संग्रह में संकलित हैं। और वो काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है, और कब प्रकाशित हुआ था? 1964 में। चांद का मुंह टेढ़ा, ये 4 शब्द हैं, 64 में प्रकाशित। थोड़ा सा इस प्रकार से ध्यान रख लेना, बाकी आपको सभी का जो है सन जो है याद नहीं रहेगा। अब पढ़ लेते हैं कि भूल गलती जो कविता है उसकी विषय वस्तु क्या है, कि उस कविता के अंदर कवि क्या कहना चाहता है। उस कविता को एक तो आप पद्य की फॉर्म में पढ़ेंगे, पद्य रूप में पढ़ेंगे, एक थोड़ा सा हम गद्य रूप में पढ़ लेते हैं कि इस कविता के अंदर क्या कुछ कहा गया है। उसके बाद जब आप पद्य रूप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत उन पंक्तियों का सरलार्थ, भावार्थ, व्याख्या आपको समझ में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। विषय वस्तु, भूल गलती। भूल गलती कविता जो है चांद का मुंह टेढ़ा है उस काव्य संग्रह में प्रकाशित है, और वो कब प्रकाशित हुई थी? 1964 में वो काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कविता में आज मैं सुबह सुबह ही आपकी एक वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि परसों मैंने वीडियो नहीं डाली थी और असिस्टेंट प्रोफेसर की कल की वीडियो डालते वक्त मैं लेट हो गई थी, 9:30 बज गए थे। तो आज की वीडियो मैं आपकी सुबह सुबह डाल दूंगी। तो जो भवानी प्रसाद मिश्र वाली कविता है वो भी आप जरूर देखें, और यूनिट नंबर 5 का अंतिम टॉपिक बचेगा धूमिल, तो वो हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। तो यूनिट नंबर 5 यहाँ पर आपकी पूरी हो जाएगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ पूछे जाने की भी संभावना है। कविता में मुक्तिबोध भूल गलती या भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में शहंशाह को लेते हैं, जिसके दरबार में समाज के सभी प्रकार के लोग सिर झुकाए खड़े हैं। सत्य अथवा ईमान वहां जंजीरों में कैद कर लाया गया है। सिर झुकाने की आदत हो जाना भ्रष्टता को आत्मसात करने जैसा है। ठीक है, ऐसा आप मान सकते हैं। देखो भूल गलती, इस कविता की हम विषय वस्तु पढ़ रहे हैं। तो इस कविता में मुक्तिबोध ने क्या कहा है कि जो भूल गलती है, भूल गलती को क्या कहा है? भ्रष्टाचार के प्रतीक रूप में ले सकते हैं कि भ्रष्टाचार का प्रतीक क्या है।
यहाँ पर आप दो शब्द समझे, एक तो भूल होती है और एक गलती होती है। मतलब आपने कुछ, आप गलती से जो आपने किया भी नहीं उसे आप स्वीकार कर लेते हैं और सिर झुकाकर आप खड़े हो जाते हैं, तो ये होता है भ्रष्टाचार को आत्मसात करना। मतलब आपकी गलती ना होते हुए भी, चाहे वो शहंशाह हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी हो, आप उसके सामने अपनी उस गलती को तुरंत, गलती है भी नहीं फिर भी उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो आप शहंशाह के सामने खड़े हैं ये सोचकर। तो वो होता है, उसका मतलब होता है भ्रष्टता को आत्मसात करना, भ्रष्टता को स्वीकार कर लेना। यही इस कविता का मुख्य विषय वस्तु है। फिर से देख लेते हैं। भूल, गलती या भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में शहंशाह को लेते हैं। भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में यहाँ पर किसको लिया है? शहंशाह को लिया है, जिसके दरबार में समाज के सभी प्रकार के लोग सिर झुकाए खड़े हैं। यानी कि शहंशाह को भ्रष्टाचार के प्रतीक रूप में लिया है कि जिसके समाज में सभी लोग, चाहे वो गलत हो चाहे ना हो, चाहे सत्य हो चाहे ईमानदारी हो, चाहे सत्यवादी लोग हो चाहे ईमानदारी हो, सभी लोग वहाँ पर उसकी शहंशाह की सत्य अथवा ईमानवाद जंजीरों में कैद कर लाया गया है। सिर झुकाने की आदत हो जाना, भ्रष्टता को आत्मसात करने, इतना कोई मुश्किल इसमें है नहीं, ठीक है, आसान सा है। तो ये भी भाई रे, थोड़ी सी जो फोटो है वो थोड़ी सी सही नहीं है, सारी ऐसी है क्या, देख लेते हैं। चल जाएगा भाई, अब मुझे ना बाद में पता चलता है। देखो ये तो साफ है, इतना नहीं पता चलता जब खींचते कि एक फ़ोटो इतनी देखी नहीं जाती कि ये सही खींची है या नहीं है, ठीक है। तो आत्मसात करने जैसा है, जिससे राजा शहंशाह को शक्ति मिलती है। तो आपको तो नोट्स बनाने, अपना पढ़कर थोड़ा सा बना लेना, क्योंकि ये फ़ोटो खींचते वक्त ही थोड़ा सा ब्लर हो गया है। तो जिससे राजा या शहंशाह को शक्ति मिलती है। देखो जब जनता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, चाहे ईमानदार व्यक्ति हो या बेईमान हो, वो सभी लोग उसके सामने सिर झुका लेते हैं। तो इससे शहंशाह ये समझता है कि तू तो बहुत पावरफुल है, तो उससे शहंशाह को शक्ति मिलती है और वह निरंतर अधिक क्रूर होता चला जाता है। जब वो शहंशाह है तो वो और ज़्यादा अपनी मनमर्जी करता जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि तेरे विरोध में तो कोई नहीं खड़ा, तेरे विरोध में किसी की बोलने की हिम्मत भी नहीं है। लेकिन कविता में मुक्तिबोध निराशावादी नहीं है, वह आशा व्यक्त करता है। तो कवि ने कहा है कि जो ये गलती हम देख रहे हैं कि शहंशाह के सामने ईमानदार और सत्यवादी व्यक्ति भी सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है, ये स्थिति चिंताजनक तो है, लेकिन इस स्थिति के अंदर मुक्तिबोध जी को निराशा नहीं लगती। वो कहीं ना कहीं एक आशा है, एक उम्मीद की किरण है जो उसके मन में जागृत है। कभी न कभी किसी व्यक्ति का ईमान जागेगा और वह क्रांति के पथ पर चल पड़ेगा। और इसका मतलब ये है आशावादी इसलिए है मुक्तिबोध कि उसे पता है कि कभी ना कभी तो किसी न किसी व्यक्ति का ईमान जगेगा और वो इस शहंशाह के प्रति क्रांति करेगा और क्रांति के पथ पर चल पड़ेगा। उसके पीछे सारा समाज चलेगा, वह भ्रष्टता को चुनौती देगा और बुराई का अंत होगा। इसमें आप ये समझें कि इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि जो हमारे देश के राजनेता लोग हैं या जो बड़े लोग हैं, उनके नीचे काम करने वाले लोग सारी बातों को चुपचाप सुन लेते हैं, चाहे वो उनके विरुद्ध हो, चाहे उनके प्रतिकूल हो, चाहे उनके अनुकूल हो। तो ऐसी स्थिति में कवि जो है निराशावादी नहीं बनता, उसे आशा की एक किरण कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि कभी ना कभी तो इन लोगों के मन में ईमान जगेगा और ये लोग क्रांति करेंगे और हमारे समाज में सत्य का बोलबाला होगा। और जब कोई भी व्यक्ति क्रांति करेगा, क्रांति के पथ पर चलेगा, तो समाज भी उसके पीछे चलेगा, क्योंकि समाज अनुसरण जरूर करता है। हाँ, ये हमारे समाज में कमी है कि पहल करने वाला कोई नहीं होता, अनुसरण सब कर लेते हैं। वह भ्रष्टता को चुनौती देगा और बुराई का अंत होगा। इस प्रकार की उम्मीद जो है कवि को इस कविता के अंदर है, ठीक है। अब कविता का शिल्प पक्ष कैसा है ये देख लेते हैं। काव्य रूप, यह आकार में मध्यम कोटि की कविता है, मतलब ना कुछ बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, तो मध्यम आकार की कविता है। और इसमें प्रतीक कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब मैं आगे की कविताएं पढ़ाने लगी थी कि ये प्रयोगवाद के कवि हैं। और प्रयोगवाद का मतलब ही होता है कि काव्य के अंदर नए नए प्रतीक, नई नई उपमाओं, नए नए विधानों का प्रयोग करना, यही प्रयोगवाद है। तो इसमें नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो पहले के समय में प्रतीक प्रयोग किए जाते थे
वो काफ़ी पुराने हो चुके थे, घिसे हुए हो चुके थे। इसलिए अज्ञे जी ने नए प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया। भूल गलती भ्रष्ट शहंशाह का प्रतीक है। जो भूल गलती है वो किसका प्रतीक है, ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न जो है एचपीएससी स्क्रीनिंग में पूछेगी, तो भ्रष्ट शहंशाह का प्रतीक है। भावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, यह उस ईमानदार साहसी व्यक्ति का प्रतीक है जो भ्रष्टाचार के समक्ष घुटने नहीं टेकता। ध्यान रखना, कविता के अंदर कुछ और भी एक शब्द आएगा और उससे आपको देखना है। भावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, ये एक पंक्ति है और ये पंक्ति किसका प्रतीक है, ध्यान से रखना। भावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, ये उस ईमानदार साहसी व्यक्ति का प्रतीक है जो भ्रष्टता के समक्ष घुटने नहीं टेकता। ध्यान रखना, भूल गलती ये किसका प्रतीक है, ये भ्रष्ट शहंशाह का प्रतीक है। और भावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, ये उस ईमानदार और साहसी व्यक्ति का प्रतीक है जो भ्रष्टता के समक्ष अपने घुटने नहीं टेकता है। दो बातें महत्वपूर्ण आई हैं, ध्यान रखना है। जिरह बख्तर एक और शब्द है। जिरह बख्तर क्या कुछ है इसके अंतर्गत देख लेते हैं। लोहे का कवच, दरअसल वह भ्रष्टता का वह कवच है जिसे आम जनमानस में भय बैठाने के लिए पहना गया है। ठीक है, जिरह बख्तर का मतलब है ये लोहे का एक ऐसा कवच है या एक ऐसा कवच है जिसको पहनाकर आम जनता के मन में डर बैठाया जा सकता है। ठीक है, चमकते तामझाम, ये सारे प्रतीक हैं और ऐसे ही प्रश्न एचपीएससी पूछती है। तो जिरह बख्तर, अरे ज्यादा जिरह मत लगा, तो ऐसा कहकर वो लोग क्या कर लेते हैं, जनता के मन में भय बैठा देते हैं। इस ट्रिक से आप याद रख लेना। चमकते तामझाम, एक आभासी चमकती झूठ की दुनिया। ठीक है, मतलब चमकते तामझाम का मतलब है एक आभासी यानी कि आभास होने वाली चमकती झूठ की दुनिया। और हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर, तो व्यक्ति के अंदर का ताप। हृदय के अंदर गुप्त स्वर्णाक्षर का अर्थ है ये भी एक प्रतीक है और प्रतीक है व्यक्ति के अंदर का ताप, यानी कि अंदर जो सच है व्यक्ति के हृदय में उसका प्रतीक है। और चमकते तामझाम ये चमकती झूठ की दुनिया का प्रतीक है। जिरह बख्तर ये एक ऐसा कवच है जिसको पहनाकर आम जनता के मन में भय बैठाया जाता है। ठीक है, और भावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, ये उस ईमानदार व्यक्ति का प्रतीक है जो भ्रष्टता के समक्ष घुटने नहीं टेकता है। और भूल गलती ये भ्रष्ट शहंशाह का प्रतीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फिर कविता आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। अभी मैंने पढ़ा था कि इसमें फेटेंसी का मतलब आएगा और बिंब का भी आएगा। तो इस कविता में भी बिंब योजना भयानक और रहस्यात्मकता से गुथा है, तो इस प्रकार की इसमें बिंब योजना है। उसके बाद देखो प्रश्न यहाँ से बन भी सकता है कि फेटेंसी क्या होती है। फेटेंसी का मतलब मैंने आपको शुरू में ही बताया था और थोड़ा यहाँ से भी देख लेते हैं। मुक्तिबोध अपनी कविताओं में फेटेंसी के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। इस कविता में भी फेटेंसी का उपयोग हुआ है। तो फेटेंसी का मतलब होता है भाव पक्ष का प्रबल होना। भाव पक्ष का प्रबल होना और भाव पक्ष के माध्यम से कल्पना का उत्तेजित होना, और कल्पना का उत्तेजित होने के बाद बिंब का मूर्त रूप से, बिंबों के द्वारा मूर्त रूप आपके सामने उस भाव का प्रकट करना, तो ये कहलाता है फेटेंसी। इन चीजों को आप समझ के करना, रट कर नहीं करना। मुक्तिबोध ने फेटेंसी को स्वयं परिभाषित करते हुए लिखा है, ज्ञान गर्भ फेटेंसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना होती है। तो ये जो परिभाषा है ये फेटेंसी की किसने दी है, मुक्तिबोध ने दी है, और आसान शब्दों में मैंने समझाने के लिए आपको बता दी है। बोल गलती की कुछ काव्य पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, ये हम देख लेते हैं। वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश। ठीक है, नामंजूर, उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर, हठ इनका सिर तान खुद मुख्तार। ठीक है, तो ये कविता है। अब मैं इसे पढ़ूंगी नहीं, यहाँ पर आप खुद ही देख लें इसे, क्योंकि जब हम सरलार्थ कराएंगे या इनकी व्याख्या करवाएंगे तब मैं आपको जरूर इनकी जो व्याख्या है आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ब्रह्म राक्षस जो है ये इस दूसरी जो कविता आती है हमारा ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्म राक्षस में क्या है
कि इसकी विषय वस्तु क्या है। पहली कविता हमने पढ़ी भूल गलती। भूल गलती किसका प्रतीक था? शहंशाह का प्रतीक था। ठीक है, और ये कौन से काव्य संग्रह में प्रकाशित थी? चांद का मुंह टेढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं ब्रह्म राक्षस, जो कि काफी महत्वपूर्ण कविता है और ये काफी प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस कविता की विषय वस्तु हम जान लेते हैं कि क्या कुछ इस कविता के अंदर है, कौन कौन से क्या किस किस चीजों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस कविता के केंद्र में एक प्रगतिशील मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी है। कविता का केंद्र कौन है? एक प्रगतिशील व्यक्ति है, लेकिन वो मध्यम वर्ग का है, लेकिन बुद्धिजीवी है। ध्यान से सुनना, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति है मान लो, और वो प्रगति चाहता है, प्रगतिशील व्यक्ति है और बुद्धिजीवी भी है। ये बुद्धिजीवी ही ब्रह्म राक्षस का प्रतीक है। तो इस कविता के अंदर ब्रह्म राक्षस का प्रतीक कौन है? वह बुद्धिजीवी व्यक्ति जो मध्यम वर्ग से संबंधित है और एक प्रगतिशील है। ठीक है, तो वो ब्रह्म राक्षस का प्रतीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, बार बार प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। यह ब्रह्म राक्षस ज्ञानवान है, लेकिन उसके ज्ञान का उपयोग समाज के हित में नहीं हो सका है, क्योंकि वह एक परित्यक्त सूनी बावड़ी अर्थात किसी सूने तालाब में कैद पड़ा हुआ स्वयं में उलझा हुआ है। मतलब वह ज्ञानवान व्यक्ति, वह ब्रह्म राक्षस यानी कि वह ज्ञानवान व्यक्ति वो समाज के उपयोग में या समाज के हित में काम नहीं कर सकता, क्योंकि वह किसी सूने तालाब में कैद पड़ा हुआ और अपने आप में ही उलझा हुआ व्यक्ति है। जब वो अपने आप में ही उलझा हुआ है और सूने तालाब के अंदर कैद है, तो क्या वो समाज के हित में काम करेगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा है इसने, क्योंकि वह एक परित्यक्त होता है त्याग किया हुआ, सूनी बावड़ी यानी कि सूने तालाब में कैद पड़ा हुआ और स्वयं में उलझा हुआ व्यक्ति है। तो आप समझ गए होंगे ब्रह्म राक्षस किसको कहा है। तो ब्रह्म राक्षस उस ज्ञानवान व्यक्ति को कहा है जो सूने तालाब में कैद पड़ा है और अपने आप में ही उलझा हुआ है। वह आत्मगर्वित है, उसे अपने आप पर गर्व भी है। सूर्य की किरण जब उसके पास पहुंचती है तो उसे लगता है सूर्य ने उसे झुककर नमस्ते किया है। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है तो उसे लगता है कि सूर्य ने उसे नमस्कार किया है। उसे लगता है कि सूर्य ने उसे झुककर नमस्ते किया है। अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति न करने वाले की गति कैसे त्रास्त हो जाती है, इस तरफ भी कविता इशारा करती है। कविता का दूसरा इशारा किसकी तरफ है कि अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति न करने वाले की गति क्या होती है। तो उसकी क्या उसकी गति होती है, जो अपने सामाजिक दायित्व की यानी कि जो सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं उनको जो व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है, उस व्यक्ति की क्या दशा होती है, उसकी तरफ भी ये कविता इशारा करती है। ब्रह्म राक्षस अंत में मर जाता है और मुक्ति बोध को इस बात का दुख होता है कि उसके ज्ञान का उपयोग नहीं हो सका। देखो, मुक्ति बोध ये जानते हैं कि जो ब्रह्म राक्षस था, अगर उसके समाज के उपयोगी बनाया जाता या समाज के अंदर उसको वो अपनी भूमिका निभाता तो समाज को काफी कुछ दे सकता था, लेकिन उसके ज्ञान का उपयोग नहीं हो सका और अंत में मर जाता है। मुक्तिबोध ने स्वयं ब्रह्म राक्षस का शिष्य होने की आशंका व्यक्त की है। ठीक है, तो ये थी इस कविता का जो हमारा कथा वस्तु। तो इसके बारे में आपने जान लिया होगा। सारा ब्रह्म राक्षस यानी कि उस ज्ञानवान व्यक्ति के बारे में कहा है कि अगर वो ज्ञानवान वो व्यक्ति जो है अपने आप में उलझा हुआ है, एक सूने तालाब में कैद पड़ा है, क्योंकि उसका हम सामाजिक उपयोग नहीं कर सकते, समाज में उसका प्रयोग करके समाज को दिशा प्रदान नहीं कर सकते, वो समाज के कार्यों में अपना योगदान नहीं दे सकता। अगर उस ज्ञानवान व्यक्ति के ज्ञान का प्रयोग हमारे सामाजिक कार्यों के लिए करते या समाज के लिए उपयोग में लाते तो शायद वो समाज को बहुत कुछ दे जाता। ठीक है, और कवि उस व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस को इतना ज्ञानवान समझता है कि कवि खुद भी उसका शिष्य बनने की आकांक्षा जाहिर की है। तो ये विषय वस्तु थी
और जो शब्द आ रहे हैं उन्हें बिल्कुल आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। अब कविता का शिल्प विधान देख लेते हैं कि इस काव्य की रचना करते वक्त जो शैली है, शिल्प शैली है, उसमें किन किन बातों का प्रयोग किया गया है। तो शिल्प के अंदर मैंने आपको बताया था, शिल्प के अंदर आपके अलंकार, समास, प्रतीक, बिंब, ये सारी चीजें आ जाती हैं। काव्य रूप यह एक लंबी कविता है और लंबी कविताओं की तरह भाव श्रृंखला के कारण लंबी नहीं है, बल्कि समस्या का संपूर्णता से विश्लेषण करने के प्रयास में लंबी हो जाती है। देखो, जो समस्या यहाँ पर कवि ने उठाई है ब्रह्म राक्षस के माध्यम से, उसका अगर हम विश्लेषण करने लगे और बताने लगे तो बहुत कुछ बोलने के लिए हमारे पास है। तो इस प्रयास में यह एक लंबी कविता हो जाती है। तो इसका काव्य रूप, काव्य का रूप का मतलब ये कैसी कविता है तो ये एक लंबी कविता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है, मध्यम श्रेणी की कविता है। मध्यम श्रेणी की तो इससे पीछे वाली थी। लंबी कविताओं की तरह भाव श्रृंखला के कारण लंबी नहीं है। तो हम पढ़ रहे हैं कविता का शिल्प। काव्य रूप मैंने बताया कि ये वैसे तो एक लंबी कविता है, लेकिन लंबी कविताओं की तरह भाव श्रृंखला के कारण लंबी नहीं है, बल्कि समस्या का संपूर्णता से विश्लेषण करने के प्रयास में लंबी हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं प्रतीक। इसमें कैसे कैसे प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। अंधेरे में कविता की तरह यहाँ भी मैं और वह का द्वंद्व ब्रह्म राक्षस के विभाजित व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान से देखना, अंधेरे में कविता की तरह, अंधेरे में एक कविता है ना इनके, अंधेरे में, उसी कविता की तरह यहाँ भी मैं और वह, तो मैं तो तुम्हें पता है मैं खुद, और वह का द्वंद्व चलता है, ब्रह्म राक्षस के विभाजित व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है कि वह और मैं, जो ब्रह्म राक्षस का व्यक्तित्व है वह दो भागों में विभाजित है यहाँ पर, और ये दोनों भाग ही, दो भागों का मैं और वह, ये दो शब्द हैं जो अंधेरे कविता की तरह जो ब्रह्म राक्षस के मन में द्वंद्व है उस दोहरे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रीकांत वर्मा ने दावा किया है कि मुक्तिबोध स्वयं ब्रह्म राक्षस की भूमिका में है और उसके शिष्य की भूमिका में भी वे स्वयं ही उपस्थित हैं। तो देखो, इस कविता को पढ़कर अब आलोचकों का तो काम है कि आलोचना करना, ठीक है। तो श्रीकांत वर्मा ने क्या कहा कि श्रीकांत वर्मा ने दावा किया है कि मुक्तिबोध स्वयं ब्रह्म राक्षस की भूमिका में है और उसके शिष्य की भूमिका में भी वे स्वयं ही उपस्थित है, ठीक है। तो ये तो ऊपर आया था, अभी हमने पढ़ा था कि उन्होंने उसका शिष्य बनने की आकांक्षा जाहिर की है। अब यहाँ पर देख लेते, ब्रह्म राक्षस उस मन का प्रतीक है जो आदर्शवादी, आग्रही और व्यक्तिवादी दबावों के बीच पिस कर घुटता है, जबकि मैं या ब्रह्म राक्षस का शिष्य समझ चुका हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में पूर्ण नहीं है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बात कही गई है, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। ब्रह्म राक्षस उस मन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। कैसा मन? जो आदर्शवादी है, जो आग्रही है, आगे की सोचता है, और जो व्यक्तिवादी दबावों के बीच, मतलब उसके ऊपर व्यक्तिवादी दबाव हैं, उनके बीच पिस कर घुटता है, ठीक है। तो ये तो है उस मन का प्रतीक। ब्रह्म राक्षस का जो मन है वो आदर्शवादी है, आग्रही है, लेकिन जो व्यक्तिवाद दबाव है उसके दाएं बाएं, उसके बीच में पिस कर घुटता है। जबकि मैं या ब्रह्म, बताए ना यहाँ पर दो रूप हैं, मैं या ब्रह्म राक्षस का शिष्य समझ चुका है, चाहे मैं कहें चाहे ब्रह्म राक्षस का जो शिष्य ये समझ चुका है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। तो जब आप प्रयोगवाद पढ़ेंगे तो ये बात आपको बार बार आएगी कि अपने आप में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त सुनी बावड़ी, कोठरी जनजीवन से कट जाने के प्रतीक हैं। तो सुनी बावड़ी और कोठरी, क्योंकि इसमें ये सारे बंद हो जाते हैं, तो ये जनजीवन से कट जाने के प्रतीक हैं। ध्यान से याद रखना इन्हें। सुनी बावड़ी और कोठरी ये किसके प्रतीक हैं? जनजीवन से कट जाने के प्रतीक है। अखंड स्नान भी अपराध बोध जैसा प्रतीक है। तो अखंड स्नान, अखंड स्नान किसका प्रतीक है? अपराध बोध जैसा प्रतीक है। ये जो भी प्रतीक आए ये ध्यान रखना, और एचपीएससी यहीं से प्रश्न पूछती है। फैटेंसी का प्रयोग,
तो फैंटेसी का प्रयोग हम क्यों करते हैं? जब वास्तविकता के अनावश्यक वर्णन से बचने एवं चीजों को समेटने के लिए। मतलब फैंटेसी का प्रयोग वहां पर किया जाता है कि कवि जो है वास्तविकता से, जो पाठक है उनका वास्तविकता से परिचय भी करवाना चाहता है, लेकिन अनावश्यक वर्णन से भी बचना चाहता है, और जो वो भाव उसके मन में है उन चीजों को समेटने का भी प्रयास करता है। तो इसे क्या कहते हैं? फैंटेसी कहते हैं। बिंब योजना। बिंब योजना भयानकता एवं रहस्यात्मकता को धारण किए हुए इस कविता की बिंब योजना बताई है। अदरवाइज एक जो पतंग कविता थी आप उसे देखेंगे तो उसमें रहस्यवादी या भयानक बिंबों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इस कविता के अंदर जो बिंब योजना है वो भयानकता एवं रहस्यात्मकता को धारण किए हुए है। मतलब यहाँ पर जो बिंब प्रयोग किए गए हैं वो बड़े भयानक हैं और उनके अंदर कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। सामान्य जीवन, भौतिक विज्ञान, गणित, प्राकृतिक दृश्यों आदि का प्रयोग किया गया है। और ठंडे अंधेरे मन की अभिव्यक्त गहराइयों का प्रतीक। ठंडे अंधेरे मन की अभिव्यक्त गहराइयों का प्रतीक। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं जो ब्रह्मराक्षस कविता की हैं। विगत शत पुण्य का आभास, जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह, अनजाने किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती है। तो ये उस कविता की कुछ पंक्तियां हैं और कुछ और भी पंक्तियां मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो घिस रहा है दे हाथ के पंजे बराबर, बाँ छाते मुँह छपा छप, ये आप पढ़ लेना भाई। ठीक है, और ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं। अब अगली कविता आती है अंधेरे में, और ये कविता जो है ना अपने आप में काफ़ी बड़ी है, तो इसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी। पार्ट 2 में मैं अकेली कविता कराऊंगी अंधेरे में। ये काफ़ी अपने आप में बड़ी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। भूल, गलती और ब्रह्म राक्षस, ये दोनों कविताएं आप आराम से पढ़ें। वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोगों का देखने का भी मन नहीं करता और मेरा रिकॉर्ड करने का भी मन नहीं करता, बोलते बोलते गला बैठ जाता है। क्योंकि जब देखो आमने एक तो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं पढ़ा कर, तो उसमें अकेले मुझे ही बोलना पड़ता है, लेकिन अगर तुम लोग जो पढ़ने वाले हैं अगर सामने होते तो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती रहती है और उसमें बीच बीच में जैसे रुकावट भी मिलती रहती है, आराम भी मिलता रहता है, प्रश्नों का जवाब भी दिया जाता है, तो दिमाग को भी रिलैक्स मिलता रहता है। लेकिन जो वीडियो अपलोड करते हैं इसमें गला भी बैठ जाता है और लगातार खुद मुझे ही बोलना पड़ता है, तो लंबी वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो पार्ट 2 इसका अगला आएगा, ध्यान से देखना है आपको। और आज की वीडियो में इतना ही है। एक बार फिर से कहूँगी कि तो अगला जो प्रश्न है ना, आज का प्रश्न है, इनके जवाब तो तुम लोग देते नहीं हो, तो बताना कि जो अंधेरे में कविता है इसका प्रकाशन कब हुआ था। ये बताना कि अंधेरे में कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है, ये आपको बताना है अंधेरे में। ठीक है, इसका बताना है, कमेंट करके बताना है कि ये कविता किसकी है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। अच्छी ही लगती होगी जब आप लोग पढ़ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वीडियो का वेट भी करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी भी कोई छुपा रुस्तम ऐसा बैठा है जो हमारी वीडियो देख रहा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को वो भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।